नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज विपक्षी एकता या विपक्ष की भूमिका इस पर बातचीत करूँगा। ये अचानक से विषय नहीं है, विषय इसलिए है क्योंकि संदर्भ अभी ताज़ा जो चुनाव संपन्न हुए हैं राष्ट्रपति के उसको है, या उससे पहले राज्यसभा के चुनाव थे, या उससे पहले कई जगहों के विधान परिषद के चुनाव थे। और उन सब में एक खास पैटर्न ये देखा गया कि विपक्ष में बहुत ज़्यादा एकता है नहीं, बहुत ज़्यादा क्रॉस वोटिंग है, और तमाम ऐसे इंसिडेंट सामने देखने को मिलते हैं जिससे ऐसा लगता है कि विपक्ष आपस में लड़ रहा है, बिखरा हुआ है, और वो मौजूदा सरकार को राजनीतिक दृष्टि से या मुद्दों की दृष्टि से चुनौती देने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। इसलिए विपक्षी एकता की जो बार बार बात तो की जाती है, लेकिन किसी मौके पर जब सबको एक होना होता है तो वो कलई खुल जाती है। इसी को आज समझने की हम कोशिश करेंगे कि दरअसल विपक्ष जो बार बार दावे करता है कि हम एक संयुक्त होकर के कुछ मुकाबला करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इसी पे आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारती जी हैं। संतोष जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राजनीतिक तजुर्बा भी है उनका। काफ़ी कुछ वो उधर से भी हम लोगों को इनपुट देंगे। इसके साथ ही आशुतोष जी हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर हैं, चैनल के संपादक रह चुके हैं और राजनीतिक अनुभव भी है, तो एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। और साथ ही विकास पाठक जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, पढ़ाते भी हैं, समालोचनाएं भी करते हैं। तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस वक्त जो स्थिति बन रही है विपक्ष की, उसको कैसे आंका जाए और क्या वो कोई एक चैलेंज देने के लिए तैयार भी है कि नहीं है। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। संतोष जी, आपसे शुरू करते हैं। ताज़ा उदाहरण हम लोगों ने कई देखे और उनसे साफ लगता है कि नहीं, एकता तो बिल्कुल नहीं है, और रादर ऐसा कई बार लगता है कि पता नहीं बातचीत होती भी है कि नहीं होती है उनके बीच में, जिस तरीके से डिसरेस सा दिखता है। क्या आपको लगता है कि विपक्ष किसी भी प्रकार से एकजुट होने के लिए तैयार है? विपक्ष का अंतर विरोध यही है और उसकी कमज़ोरी, और ये दुखती रग भी है कि इस देश में विपक्ष के नाम पर जितनी पार्टियां हैं जिनको आप विपक्ष कह रहे हैं, मैं उन्हें गैर भाजपा दल मानता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो फ़ोन घुमाए और दूसरे से बात कर ले। मिलना तो अलग चीज़ है, चाय पे जाना तो अलग चीज़ है। कोई भी दूसरे के घर जाना अपना अपमान समझता है, अपना छोटापन समझता है और मानता है कि उसकी हेठी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष की एकता है अभी बहुत दूर का सपना है। एक शब्द है हमारे यहाँ, गूलर के फूल जैसी चीज़ है, और विपक्ष को एक करने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की ही है। विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी विपक्ष की है, लेकिन अफसोस है कि इन दोनों चीज़ों को करने वाला कोई भी, क्योंकि बात तो दल से नहीं नेता से होती है, एक भी नेता नहीं है जो दूसरे नेता के साथ खुले दिल से बात कर सके और दूसरा नेता उसको खुले दिल से वही समझे जो वो कह रहा है। ये अंतर्विरोध है और इसीलिए हिंदुस्तान में विपक्ष नाम की चीज़ इस समय शून्य हो गई है। अब संतोष जी ने कहा गूलर का फूल वो बहुत ही रेयर होता है, जिसको एक लोक संगीत में कहा भी गया है कि गुलरी का फूल हो गया, मतलब वो पता नहीं कब दिखे ना दिखे, उस तरीके। संतोष जी, क्या जो अलग अलग क्षत्रप हैं अपने अपने यहाँ ताल ठोकते रहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आपसी संघर्ष की स्थिति में वो लोग लड़ रहे हैं, या उनके पास ये इतनी इच्छा शक्ति नहीं है, वो अपने में ही इतना ज़्यादा सीमित हो गए हैं किन्हीं भी कारणों से, अब उसको अलग अलग नाम लोग देते रहते हैं, ये वजह है कि जिसकी वजह से वो सामने आ ही नहीं पाते हैं? मेरा ख्याल है 2009 के बाद हिंदुस्तान में विपक्ष नाम की चीज़ लगभग समाप्त हो गई है। 9 से 13 तक 14 के चुनाव में तो फिर भी कुछ नाम लेने वाले लोग थे, उसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। प्रश्न सिर्फ ये है कि हो क्या रहा है कि जितने भी विपक्षी नेता हैं उनका अपना एक एक प्रदेश है और उसी प्रदेश को वो देश समझते हैं। किसी को भी पड़ोसी प्रदेश की या पूरे देश की जानकारी नहीं है। अगर उनसे एक सांस में पूछे विपक्षी नेताओं से कि देश में कितने राज्य हैं,
और उन राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है कोई बता नहीं पाएगा। आप रैंडम सर्वे इसका सर्वे कर सकते हैं किसी भी विपक्षी नेता से राज्य के। उसका मतलब ये है कि आपके सामने देश नहीं है, आपके सामने सिर्फ अपना राज्य है जहाँ पर आप अपना राज्य फैलाना चाहते हैं। आपकी कोई इच्छा देश को के सवालों के ऊपर बातचीत करने की नहीं। वो बातचीत भी करते हैं, आप कभी करेंगे तो अपने राज्य की समस्याओं को देश की समस्या बताते हैं, ऐसा नहीं है। भारत देश बहुत बड़ा है, हर राज्य की बहुत समस्याएं हैं, इनमें से चुनना पड़ता है जो देश की सत्ता पे जाना चाहता है कि संपूर्ण देश की कौन सी 5 या 10 समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम जाके बात करेंगे और लोगों को उत्साहित करेंगे। पर अफसोस इस बात का है कि एक भी नेता, मैं नाम लेता हूँ, बिहार से शुरू कीजिए, जिसे भी विपक्षी नेता मान लीजिए, वो अपने अलावा किसी को नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए, मैं अखिलेश जी का नाम लेता हूँ, वो अपने प्रदेश के अलावा, पहले तो वो इटावा को भी नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने अपने गृहनगर इटावा की समस्याओं को जानना शुरू किया है चुनाव लड़ने के बाद। वो उसके पहले वो भी नहीं जानते। प्रदेश की समस्याएं क्या हैं, ये उन्होंने अपने 5 साल में शासन के दौरान जो सीखा वो आज उससे बदल गई हैं। तो मैं, और कहीं कहीं का भी ले लीजिए, अब बस दक्षिण में ले लीजिए, दक्षिण में चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे इनके केसीआर का हो, कोई भी पूरे देश की बात नहीं करता, न भाषण में करता है, न ट्वीट में करता है, न इंटरव्यू में करता है, और जो करता है वो अधूरी करता है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता सत्ता से कितनी निराश हुई है ये तो बात की चीज़ है, लेकिन विपक्ष से पूरी तौर पे निराश हो गई है। और विपक्ष ने इसीलिए कभी किसी मुद्दे पर देश में एक बार भी आवाज़ ही नहीं उठाई। 2014 के बाद एक साथ कभी आवाज़ नहीं उठाई, और इस आवाज़ न उठाने का परिणाम है कि देश में विपक्ष की साख बिल्कुल शून्य हो गई है। जी, तो संतोष जी ने बड़े सौम्य शब्दों में बड़ी सख्त टिप्पणी की है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई चीज़ें जो उन्होंने कही उसको हम लोग और आगे एलोबरेट करेंगे। आशुतोष जी, आप किसको विपक्ष मानते हैं? कांग्रेस को, टीएमसी को, अखिलेश जी को, केसीआर को, जगन रेड्डी को, किसी को मानते हैं आप कि ये है विपक्ष? देखिए नीरज जी, जो बात अभी संतोष जी ने कही है उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो संतोष जी ने कहा विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है, तो मैं कम से कम उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। लेकिन ऐसा क्यों है, ये सवाल भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और उसका सबसे बड़ा कारण ये कि अगर आप, जब कांग्रेस पार्टी मजबूत थी और कांग्रेस पार्टी का जब सितारा बुलंद था, उन दिनों कौन सी पार्टी विपक्ष में थी? उस वक्त 3 ऐसी पार्टियां थी, 3 ऐसी विचारधारा थी जिसका एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण था। समाजवादी पार्टी थी जिसका अखिल भारतीय दृष्टिकोण था, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, सरकार कैसी होनी चाहिए, विपक्ष कैसा होना चाहिए, नीतियां कैसी होनी चाहिए, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए, गृह नीति कैसी होनी चाहिए, उनकी बहुत स्पष्ट तौर पर उनकी अवधारणाएं थी। उनके नेता कौन कौन थे? राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े दिग्गज लोग हुआ करते थे। दूसरा कौन थे? भारतीय जनता पार्टी थी, जनसंघ थी। और जनसंघ भले ही दो पार्टी की दो सीट की पार्टी हो या 4 सीट की पार्टी हो या 7% वोट था, उनका भी एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण था। और वो अखिल भारतीय दृष्टिकोण, उससे आप सहमत हो असहमत, लेकिन एक दृष्टिकोण था, हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, इसकी राजनीति कैसी होनी चाहिए, ये सब उनके पास था। कम्युनिस्ट पार्टियां थी, और कम्युनिस्ट पार्टी भले ही 2 राज्यों तक या 3 राज्यों तक सीमित थी, लेकिन उनका भी अखिल भारतीय दृष्टिकोण था। आज की तारीख में अगर आप देखें, जो कांग्रेस सिस्टम जो टूटा, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम बना है, इसमें कोई, कांग्रेस को अगर आप छोड़ दीजिए तो कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसका अखिल भारतीय दृष्टिकोण हो। और इस बात से मैं संतोष जी की राय से पूरी तरीके से सहमत हूं, क्योंकि उनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण नहीं है, इसीलिए अखिल भारतीय खतरा क्या है यह भी उनको अंदाजा नहीं है। वो अपने प्रदेश को ही देश समझते। संतोष जी की इस बात में बहुत दम है। तो आज की तारीख में जो पहले अगर आप देख, ज्योति बसु हुआ करते थे, हरकिशन सिंह सुरजीत होते थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, देवीलाल, रामकृष्ण हेगड़े जैसे नेता थे। हिंदुस्तान जरूर गरीब था, लेकिन इनके अंदर चिंताएं थी कि भविष्य कैसा होना चाहिए, भारत कैसा होना चाहिए। आज के नेताओं की चिंता सिर्फ इतनी है कि एक तो इनमें से किसी का भी अखिल भारतीय स्वरूप नहीं है, इसलिए भी ममता बनर्जी अपने राज्य के मुख्यमंत्री, उसके बाहर उनको कोई एक एमएलए भी वोट नहीं दे सकता। तो ये बुनियादी कारण है।
और चूंकि ये बुनियादी कारण है, इसकी वजह से ये जो अलग अलग राज्यों के छत्रप हैं वो कभी एक प्लेटफॉर्म पर आ नहीं सकते, क्योंकि एक अखिल भारतीय अगर चिंता होती तो एक प्लेटफॉर्म पर आते, एक दूसरे से बातें करते और सबको संयुक्त जोड़ने की कोशिश करते और अपने जो ईगो है उनको किनारे रख देते। अब बताइए ममता बनर्जी क्या कह रही है, मैं इसलिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया। अब ये कोई वैचारिक बात तो है नहीं, ये महज ईगो की बात है। तो अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है तो फिर आप अपनी ईगो में रहिए, तो फिर विपक्ष तो काम करेगा नहीं, और विपक्ष है भी नहीं आज की तारीख में। अगर आप ईमानदारी की बात अगर आप देख ले तो नहीं, बड़ी मार्के की बात आप ले आए आशुतोष जी कि ये मार्गरेट अल्वा को मैं नहीं मानूंगी, और जिसको उन्होंने बनाया था क्या उसको वो लेके पूरे देश में घूमी कि यशवंत सिन्हा को चुनाव जितवाना है। विकास जी, चुनाव की बात छोड़ देते हैं, हार जीत कौन सी क्रॉस वोटिंग हुई, किसने किसको दी, लेकिन क्या वो चुनाव लड़ा भी गया ठीक से या एक खाना पूर्ति थी? संतोष जी, आता हूं मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि वो क्यों, मतलब वो एक खाना पूर्ति करने की भी जरूरत क्या थी जब आप यशवंत सिन्हा पे कमेंट कर रहा हूं जी। हाँ, मैं आपसे भी ले लूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरी परिस्थिति बनती है कि आप एकता के साथ नहीं लड़ना चाहते, इसमें एक बहुत बहुत ज़्यादा आपको ऐसा दिखता है कि कोई सूत्र नहीं है जिसमें आप जुड़ें। अब जो भी आशुतोष जी ने कहा कि मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया इसलिए हम समर्थन नहीं करेंगे, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है कि आप इसलिए विपक्ष में एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि आपसे बातचीत नहीं की। आपने बात कर ली होती, आप ही जुड़ जाते, उन्होंने आपके प्रत्याशी का समर्थन किया था। विकास जी, आपका कमेंट, उसके बाद संतोष जी आपके पास आता हूँ यशवंत जी वाले पे। देखिए, उसमें ऐसा है कि विपक्षी एकता के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहली चीज तो ये कि जैसे पहले जो विपक्ष हुआ करता था बहुत दशक से, या तो कांग्रेस या भाजपा उसका फलक्रम बनते थे क्योंकि वो बड़ी नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज उसके साथ जुड़ती थी। अक्सर एक एक राज्य में जहां दो पार्टियां हैं वहां एक भाजपा के साथ एक कांग्रेस के साथ। अब पहली चीज जो हुई है कि कांग्रेस का इतना ज्यादा डिक्लाइन हो गया है कि वो फलक्रम की भूमिका निभाने की पोजीशन में नहीं है। अब आते हैं दूसरी चीज, दूसरी आवश्यकता जो है ऑपोजिशन यूनिटी के लिए, कि अगर आप एक निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय स्ट्रेटेजिकली भी साउंड होना चाहिए। अब यहां हुआ क्या है कि राष्ट्रपति पे और उपराष्ट्रपति पे दोनों पे जो एनडीए ने उम्मीदवार दिए, बीजेपी ने जो दिए, वो बहुत स्ट्रेटेजिक इलेक्टोरल थिंकिंग के तहत दिए। राष्ट्रपति पे पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तो और वो उड़ीसा की रहने वाली। उड़ीसा ऐसा राज्य जहां अभी बीजेडी पावरफुल है, नवीन पटनायक के आसपास बीजेपी उसकी चैलेंजर बनना चाहती है। तो शायद वो अगले 10 साल के बारे में सोच रहे हैं कि नवीन पटनायक के बाद हम आ जाएं। तो उन्होंने एक सिंबॉलिक जेस्चर उड़ीसा को दिया। दूसरा, उन्होंने आदिवासियों को दिया जो ट्रेडिशनली उनका वोट बेस नहीं थे, लेकिन अब काफी हद तक कई जगह बीजेपी को वोट दे रहे हैं ठीक ठाक। तीसरा, केवल उड़ीसा ही नहीं, जो संथाल जो ये है ट्राइब है जिसको ये बिलोंग करती हैं, वो बंगाल में भी पाए जाते हैं, साथ में वो झारखंड में भी पाए जाते हैं। झारखंड में भी एक रीजनल पार्टी है जो पावरफुल है, बंगाल में इलेक्शन हार चुके हैं। तो वो जो सिंबोलिज्म है वो कई तरह के, एक तीर से कई शिकार किए जा रहे हैं। अब उसमें भी पहले विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को प्रोजेक्ट कर दिया और वो ममता जी की पार्टी के थे। बाद में ममता बनर्जी बोली कि अगर पहले से सरकार बात कर लेती तो हो सकता है कुछ समझदारी द्रौपदी मुर्मू में बन जाती। अब वो उन्होंने क्यों कहा, इसलिए कहा कि संथाल जो ट्राइब है वो तो बीरभूम वगैरह के आसपास काफी है, उनके राज्य के अंदर काफी हैं। अब दूसरी चीज आप देखिए, उपराष्ट्रपति पे हुआ। बीजेपी ने देखा कि पिछले 1.5 साल से जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके कोर में कहीं ना कहीं जो जाट समुदाय है वो था। किसान थे, लेकिन ज्यादातर वो किसान आपको दिखाई देंगे हरियाणा से, वेस्टर्न यूपी से और पंजाब से दिखाई देंगे जो सिख हैं, लेकिन सिखों में भी जो डोमिनेंट कास्ट है वो जट सिख है। तो उन्होंने क्या किया, राजस्थान का चुनाव अगले साल आने वाला है, तो जहां उनको लगा कि थोड़ा जाटों में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा समर्थन कम हो जाए, उन्होंने एक जाट कैंडिडेट दे दिया। अब जाट कैंडिडेट के रिप्लाई में 17 पार्टियां बैठती हैं विपक्ष की, और वो 17 पार्टियां बैठ के एक ऐसा निर्णय लेती हैं, मार्गरेट अल्वा, वो 80 वर्ष की हो चुकी हैं, उनका पॉलिटिकल करियर टुवर्ड्स द एंड है। मूल तौर पर वो कर्नाटका की रहने वाली हैं और वो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है। अब रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन कर्नाटका का जो है वो तो वोट देगा ही वैसे ही कांग्रेस को, और वो वोट इतना छोटा भी वोट है कि उससे आप कभी भी बीजेपी को हरा नहीं सकते। तो दोनों केसेस में देखिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जीरो है। अब जब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जीरो हो जाती है तो आफ्टर थॉट्स आते हैं।
द्रौपदी मुर्मू के ऊपर विपक्ष की पार्टियों में आफ्टर थॉट्स आए। कुछ पार्टीज ने पहले उनको समर्थन दे दिया, जेएमएम से सपोर्ट मिल गया, आपके नवीन पटनायक ने सपोर्ट दे दिया। उसके बाद कई एमपीज को इंडिविजुअल लगा और एमएलए कि यहाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो उन्होंने भी अपना एक डिसेंटिंग वोट खड़ा कर दिया। तो यहाँ यूनिटी इसलिए नहीं हो सकती थी कि स्ट्रेटेजिकली यशवंत सिन्हा आपको कुछ नहीं दे रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हारा हुआ इलेक्शन है पहले। दूसरा, यशवंत सिन्हा जो है वो बीजेपी के लीडर रहे, वाजपेयी जी के मंत्री रहे, उनको प्रोजेक्ट करके आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार का सोच था वो आपका सोच है? तो एक तरह से आप बी टीम वैसे ही बन रहे हैं। तीसरा, वो कायस्थ हैं, सवर्ण हैं, आईएएस अफसर रहे हैं, तो कायस्थों की आबादी भी हर राज्य में बहुत कम है। उसके अलावा जहां वो पहली आदिवासी महिलाएं, उनके सामने अगर आप यशवंत जी जैसे एजुकेटेड एलीट व्यक्ति को देंगे तो आप क्या सिंबोलिज्म दे रहे हैं? तो इसलिए विपक्ष की यूनिटी वहां टूटती दिखाई दी, क्योंकि वो अगर उसको आप रैशनली सोचेंगे तो उस कैंडिडेचर का कोई लॉजिक नहीं था, उससे इलेक्टोरली आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट में ममता जी ने कहा, जैसे आशुतोष जी ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि भाई मुझसे कंसल्ट नहीं किया गया। एक कारण ये है उनकी ईगो भी है, दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि राजस्थान के लोग बहुत ज्यादा है बंगाल में, मारवाड़ी कम्युनिटी भरी हुई है बंगाल में। अब मारवाड़ी में ज्यादा चाहे बनिए हैं वहां, और राजस्थान में बनियों और जाटों की कोई सामंजस्य नहीं है, लेकिन शायद ये भी संभव हो कि उन्होंने रिस्क न ली हो, क्योंकि वैसे ही हारा हुआ कैंडिडेट है। तो वो क्यों ऐसा करें कि वहां जो मारवाड़ी समुदाय है उनको लगे कि भाई हमारे राज्य के आदमी को वाइस प्रेसिडेंट बनाने का चांस था और ममता जी ने अटका दिया, तो ममता जी ने सीधा बोल दिया कि भाई हम इससे बाहर हैं, हम एब्सटेन करेंगे। तो यूनिटी के लिए ये भी जरूरी है कि टैक्टिकल थिंकिंग या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपकी हो। अभी तो विपक्ष के जितने जो निर्णय हैं, बीजेपी ट्रेडिशनल जो वोट बेसिस थे विपक्ष के, उनमें सेंध मार रही है। अगर राज्यसभा नॉमिनेशन देखें, चारों के चारों साउथ इंडिया से हैं जहां बीजेपी जीत रही है ट्रेडिशनली, एक्सेप्ट फॉर कर्नाटका। उसमें इलैया राजा भी हैं जो दलित हैं और बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर हैं तमिलनाडु के। तो वो तो हर अपॉइंटमेंट को देख रहे हैं कि इससे क्या हम कहीं एक्सपैंड कर सकते हैं, और विपक्ष जो उनके अगेंस्ट कैंडिडेट दे रहा है उस कैंडिडेट का कोई लॉजिक नहीं निकलता। अब मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए धनखड़ साहब को खड़ा किया बीजेपी ने, आप कुछ ऐसा करते जहां बीजेपी के किसी वोट बेस पे आप थोड़ा सा एक नजर आपकी है वो दिखाते, आप लिंगायत खड़ा कर देते कर्नाटका से, कैथोलिक क्रिश्चियन से तो कुछ नहीं होगा, लिंगायत भाजपा का वोट बेस है, आप वहां पे सेंध मारते। तो या तो आप कैंडिडेट न दें, या दें तो उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस हो कि आप बीजेपी को कहां एम्बेरस कर सकते हैं या कहां अपना एक्सपेंशन कर सकते हैं। जब आपका कैंडिडेचर सिलेक्शन ही बिल्कुल गलत है तो ऑपोजिशन आएगी नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एमपी एमएलए होंगे जो कंफ्यूज होंगे किससे हमें। असली प्रॉब्लम विकास जी यही है कि जहां पे हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे कि सोच नाम की चीज नहीं है। अब संतोष जी, आप यशवंत जी वाले पे कुछ जोड़ना चाहते थे? मैं ये कह रहा था कि वाइस प्रेसिडेंट में तो कंसल्ट नहीं उनको किया, इसलिए ममता जी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वोट नहीं दे रही हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के समय क्या हुआ? प्रेसिडेंट तो उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं का नॉमिनी था। वो प्रेसिडेंट के कैंपेन में सारे देश में घूमे, लेकिन बंगाल उनको नहीं बुलाया गया, बंगाल में उनसे विधायकों को संबोधित नहीं कराया गया। इसका मतलब है कि आपने यशवंत सिन्हा के, जो आप ही का कैंडिडेट था प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, आपने उसका अपमान किया। ये विपक्ष की ये जो आदत है, ये आदत विपक्ष को नहीं एक होने देती। और दूसरा, मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि यशवंत सिन्हा को किसी भी विपक्ष के नेता ने एक पैसे की मदद नहीं की। अगर केसीआर उनको हवाई जहाज़ स्पॉन्सर नहीं करते तो वो ट्रेन से घूमते या सर्विस फ्लाइट से घूमते। किसी को कोई चिंता नहीं थी कि यशवंत सिन्हा को हमने अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति का बनाया है तो यशवंत सिन्हा के लिए कैंपेन भी करें। किसी के पास टाइम नहीं था, कोई माहौल ही नहीं बना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं, बिल्कुल। अरे ये तो बहुत मतलब गजब की बात है कि वो उनके लिए अपने आप में बड़ा एम्बेरसिंग रहा होगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ राष्ट्रपति का और मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मैं जाऊँ कहाँ, किससे जाऊँ, या इवन कोई बड़ा नेता मेरे साथ नहीं घूम रहा है कि वही मुझे ले जाके राज्यों में हमसे बात करें, हमारे लिए वोट मांगे। विकास जी, एक बहुत छोटा जवाब आपसे चाहिए, फिर मैं आशुतोष जी की बात आऊँ। आपने अभी बात की कि स्ट्रेटजी नहीं है और इस तरफ वाली गलतियां, लेकिन मेरा सवाल ये जैसे ना कि इफ़ यू कांट क्रिएट समथिंग ओरिजिनल देन कॉपी पेस्ट इट शेमलेसली। तो अगर आप मुर्मू जी के सामने या यशवंत जी के सामने कॉपी पेस्ट टाइप का ही कोई उतार देते तो भी आपकी जिद बचती। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस है, ममता जी हैं, अखिलेश जी, सोचते क्या है ये कि एट रैंडम कोई दिखा, अच्छा आप चुनाव लड़ जाओ आप, ये होता है क्या? देखिए, मुझे वही लग रहा है, ये अभी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टाइप पोस्ट को कन्वेंशनल वे में देख रहे हैं।
पहले अपॉइंटमेंट्स इन पोस्ट पे अक्सर ऐसे ही हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में। मतलब कभी कभी ऐसे भी थे जिनमें कोई मैसेज दिया जा रहा है, लेकिन कई बार कोई मैसेज क्लियर होता नहीं था। लेकिन अब भाजपा ने वो रूल्स ऑफ द गेम बिल्कुल बदल दिए हैं। एक एक जो अपॉइंटमेंट है वो एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन या किसी रीजन के अंदर अपना जो जाति व्यवस्था है, ये सब है, समुदाय के अंदर अपनी रीच को डीपन करने के एम से है। तो इनको नई लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। जैसे श्रीलंका ने जब क्रिकेट में कर दिया था कि पहले 10 ओवर आप ब्लॉक नहीं करेंगे, आप छक्के मारेंगे, तो सबको वही करना पड़ गया, क्योंकि वो अब रूल्स ऑफ द गेम बदल चुके हैं। तो यहाँ पे इनकी सोच थोड़ी वो है। और दूसरा मुझे लगता है विपक्ष में एक अजीब सी वो आ गई है कि फिर एक क्रिकेट की एनालॉजी दूंगा, 5 विकेट गिर जाते हैं तो छठा बल्लेबाज खुद ही टेंशन में आ जाता है। अगर वो महेंद्र सिंह धोनी या ऋषभ पंत ना हो, कभी कभी वो ऐसे उछाल के बॉल को कैच आउट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अब इतना ज्यादा इनके अंदर एक हताशा आ गई है कि उस हताशा में ये ठीक से स्ट्रेटेजाइज भी नहीं कर पा रहे हैं। और उस हताशा में एक और चीज आ गई है कि ईगो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है इनको। प्रधानमंत्री से पर्सनल ईगो बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने ले ली। तो ये अब जैसे यशवंत जी का, मैं किसी भाजपा में किसी मित्र से बात कर रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि यशवंत सिन्हा को देना मतलब एक तरह से एक स्नब ऑफर करना बीजेपी गौतम मोदी को, कि देखिए ये आपकी पार्टी में थे, लो हमने खड़ा कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे आपका फायदा क्या होगा। तो दोनों ही कैंडिडेटर जो है वो ऐसे हैं जिनमें फायदा नहीं है, और इसीलिए यूनिटी आ भी नहीं सकती। यूनिटी कब आती है? ये कोई एक विचारधारा की पार्टियां नहीं है कि एक तरफ नवीन पटनायक है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी है। दोनों के अंदर कोई सामंजस्य आइडियोलॉजिकल नहीं है। उनके अंदर एक ही सामंजस्य बैठ सकता है कि अगर सबका मिलकर सेल्फ इंटरेस्ट कन्वर्ज करे तो वो स्ट्रेटेजिकली डिसाइड कर सकते हैं, चलो यहाँ हम एक साथ आते हैं। वो वैसे ही जैसे 60 के दशक में जनसंघ और सोशलिस्ट एक साथ आ जाते थे, कोई आइडियोलॉजिकल समानता नहीं थी, लेकिन वो आ जाते थे कि इससे हमें फायदा हो सकता है। एकता के लिए धुरी की भी जरूरत है। विकास जी मैं आता हूँ, एकता के लिए एक धुरी की भी जरूरत होती है। आशुतोष जी, ये ताज़ा उदाहरण आपके सामने है, ये तो इसलिए क्योंकि संदर्भ सेट हो रहा था यहाँ से कि ताज़ा याद आ रहा है कि भैया ये अभी इन्होंने किया। तो एक तरफ पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी दिखती, सोच दिखती कि किसको प्रोजेक्ट करना है, क्यों करना है, यानी व्यक्ति विशेष की बात न करें तो एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग दिखती है कि जो लंबे समय से चल रही है और अगले 10-20 साल के लिए प्लानिंग है। दूसरी तरफ आप, चूँकि आप बहुत पढ़ते लिखते रहते हैं, आपने कभी देखा, कोई पढ़ा कि कोई एक विज़न पेश किया गया हो विपक्षी नेताओं के द्वारा, कोई एक आर्थिक विज़न रखा गया हो, कोई एक प्लान बनाया गया हो, ये कहीं देखते हैं आप? नहीं, देखिए नीरज जी, मैंने तो जो शुरुआत में आपसे बात कही थी वो मैं उसी बात पर अभी भी कायम है। समाजवादी पार्टी का एक आर्थिक विजन था और एक सामाजिक विजन भी था। कम्युनिस्ट पार्टियों का एक आर्थिक विजन भी था और सामाजिक विजन भी था। भारतीय जनता पार्टी के साथ भी यही था। आज आप सवाल पूछ लीजिए कि जो नए आर्थिक सुधार हुए उसके बाद अगर आर्थिक विजन की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और यूनाइटेड फ्रंट की पार्टियों का विजन लगभग एक जैसा है। अब उसमें कहां पर ये विपक्ष मात खाता है? मात उस जगह पे खाता है जहां पर कि उनके सामने नरेंद्र मोदी जैसा एक शख्स है जिसने खेल के नियम ही बदल दिए। और खेल के न केवल नियम बदले बल्कि उसने कहा कि अगर हर लड़ाई मेरे लिए एक ग्लैडिएटर की लड़ाई है। जैसे ग्लैडिएटर पुराने जमाने में जब वो उतरता था तो उसका एक ही मकसद था कि अगर जीते तो जिंदा रहेंगे, नहीं जीते तो मर जाएंगे। जब आप इस मानसिकता के साथ, इस किलर इंस्टिंक्ट के साथ जब आप लड़ते हैं तो आप एक भी कोना छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। आप देखिए दिल्ली का चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी, सबको मालूम था भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी, लेकिन जिस लेवल के पर जाके उन्होंने लड़ाई लड़ी वो अकल्पनीय है, वो सोची नहीं जा सकती। जिस लेवल पर जाके उन्होंने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा वो अकल्पनीय है, वो विपक्षी पार्टियां सोच ही नहीं पा रही। तो एक तो सबसे बड़ी बदलाव ये आया है कि विपक्षी पार्टियां अभी भी पुरानी दुनिया में है कि ये जो पार्टी है सत्ता में है, इसके खिलाफ माहौल बनेगा, फिर ये अलोकप्रिय हो जाएंगे और फिर हम सत्ता के अंदर आ जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, वो इस बात को भूल रहे हैं कि न केवल नरेंद्र मोदी के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विस्तार किया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी पार्टी को एक नया कलेवर भी दिया है। जो अपर कास्ट की पार्टी हुआ करती थी, आज वो दलितों में जाने की बात कर रही है, वो आदिवासियों में जाने की बात कर रही है, ओबीसी में जाने की बात कर रही है। आप जरा पूछिए कांग्रेस पार्टी से, जो हरियाणा के थे वो जाके चुनाव लड़ रहे थे राजस्थान में, और जो यूपी के थे वो चुनाव लड़ रहे थे महाराष्ट्र में, और जो यूपी वाले जा रहे थे छत्तीसगढ़ में।
और अगर उनमें से सारे तो निकाल के देख लिए, उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस पार्टी का 3% वोट है, वहां से 3 सदस्यों को उन्होंने भेज दिया लोकसभा राज्यसभा में, और सारे के सारे किस जाति के हमको बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई अगर आप नए आइडियाज नहीं ला सकते तो कम से कम जो दुश्मन के आइडिया उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके चला दीजिए। एप्पल नहीं बना सकते तो सैमसंग तो बन जाइए कम से कम, आप वो भी नहीं कर पा रहे। तो बुनियादी फर्क जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये पॉलिटिक्स 2014 के बाद से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जबरदस्त है। बीजेपी इस चीज को समझती है, तो द्रौपदी मुर्मू को भी जब लेकर आती है तो विपक्ष को या तो कोई ओबीसी का बड़ा नेता खड़ा कर देते या दलितों का बड़ा नेता खड़ा कर देते, तो कम से कम जो ओबीसी के सांसद थे या विधायक थे या पार्टियां थी, जाति आधारित पार्टियां थी, वो सोचने को मजबूर हो जाती। आपने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का नाम के सामने आप यशवंत सिन्हा को खड़ा किया, वैसे ही आप लड़ाई हार गए। इसलिए नहीं कि यशवंत सिन्हा खराब कैंडिडेट है, लेकिन यशवंत सिन्हा की आज की राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई यूएसपी नहीं है, और द्रौपदी मुर्मू को यूएसपी है, वो आदिवासी हैं। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आज ये देखते हुए नहीं हो सकता कि मैं आदिवासियों के खिलाफ वोट कर रहा हूं। तो जो बात मैंने अभी एनडीटीवी के कॉलम में भी लिखा कि भाई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, किलर इंस्टिंक्ट, ये सब चीजें अगर आप नहीं सीखेंगे नरेंद्र मोदी से, तो फिर आप आने वाले कई चुनाव हारते ही रहेंगे राष्ट्रीय स्तर पे। हाँ, जो राज्य के स्तर पर है वहां मजबूत विपक्ष इस वक्त कांग्रेस जो है मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तेलंगाना जाइए, तमिलनाडु जाइए, यहां तक कि पिछला बार जब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए थे, तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी ने जीते, तो बीजेपी तीनों राज्य हारी थी। तो वहां मजबूत है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो शून्य है वहां पे आपको मोदी की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचोगे तो हराने की बात तो छोड़ दीजिए, जमानत भी नहीं बचेगी। जी संतोष जी, अब थोड़ा सा और पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस अपने आप को प्रोजेक्ट करती है, मानती है, और एक नेचुरल कंटेंडर मानती है कि वो असली पार्टी है राष्ट्रीय, विपक्ष का जिम्मा उसके पास होना चाहिए और सारे दल उसकी मदद करें। मेरे शब्दों का समझिएगा, सारे दल मेरी मदद करें और मैं केंद्र की राजनीति में विपक्ष बनूं। अब सवाल इसमें है कि कोई उनकी मदद क्यों करे? ममता जी क्यों करें उनकी मदद? वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे, उनको भी तो इच्छा हो सकती है कि मेरे सांसद कम है क्या आपसे, या आने वाले समय में कम रह जाएंगे क्या? तो कांग्रेस की समस्या क्या है? मैं कांग्रेस की समस्या से पहले विपक्ष की उस समस्या की ओर जाना चाहता हूं कि आप पता नहीं किस तरह की राजनीति करते हैं कि आप उन लोगों का नाम राष्ट्रपति पद के लिए पेश करते हैं जो लोग मना कर देते हैं। जैसे शरद पवार, क्यों नाम आया बाहर? आप पहले बात नहीं आपस में कर सकते थे? फिर आपने नाम लिया गोपाल कृष्ण गांधी का, आप पहले बात नहीं कर सकते थे कि आपका नाम लेंगे, आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? फिर आया फारूक अब्दुल्ला का नाम। मेरा कहना है जिस तरीके से एक एक नाम अपने को मना करता गया, अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर कहीं यशवंत सिन्हा ने भी मना कर दिया होता तो विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार था क्या? देखिए, विपक्ष का सोचना, मैं अपने दोनों दोस्तों से सहमत हूँ कि इनके पास सोच का कोई तरीका नहीं है। विपक्ष को चाहिए था, मैं आपके सामने आज एक बात रख रहा हूँ कि अगर वो प्रकाश अंबेडकर को पहले खड़ा कर देते, अगर पहले ही खड़ा करना था, तो द्रौपदी मुर्मू को खड़ा करने के लिए बीजेपी 20 बार सोचती, क्योंकि तब दलितों में ये संदेश जाता सारे देश के कि बीजेपी दलित को हटाने के लिए आदिवासी को लेके आई है। लेकिन ये समझदारी इनके पास थी ही नहीं, और इनके पास लोगों के नाम भी नहीं हैं, या ये दूसरे लोगों को सामने लाना नहीं चाहते। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, आपके सवाल के ऊपर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी बीमार हैं, उनका अभी वो नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिनमें ये आकांक्षा है कि हम 2024 में मोदी जी की जगह आएँ, लेकिन अब तो लोग कह रहे हैं कि वो 2024 नहीं 2029 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 तो वो गिव अप कर देना चाहते हैं कि 2029 में मोदी जी 65 साल के हो जाएंगे तो वो सत्ता से हट जाएंगे, और फिर बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो हमारा मुकाबला कर सके। लोग कह रहे हैं राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी अगर अपनी पार्टी के लोगों से बात नहीं करते हैं, अपने नेताओं से बात नहीं करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते हैं, कितने दिन देश में हैं, कितने दिन विदेश में हैं। मोदी जी 24 घंटे के राजनीतिज्ञ हैं, जैसे कभी राजनारायण जी हुआ करते थे, 24 घंटे के राजनीतिज्ञ।
राहुल गांधी कितने घंटे राजनीति करते हैं, दिल्ली में पार्टी में कितना समय देते हैं, पार्टी नेताओं से कितना मिलते हैं, कितनी मीटिंगें करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर हम पिछले 19 के बाद गिने तो राहुल गांधी ने कितनी मीटिंगें की होंगी। तो सवाल ये है कि विपक्ष का या देश के नेता बनने के लिए या एक संयोजक की भूमिका निभाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। देश के हर नेता के साथ पर्सनल रैपो करना पड़ता है, व्यक्तिगत संबंध बनाने पड़ते हैं, मिलना जुलना पड़ता है और विचारधारा के ऊपर बात करना पड़ता है। लेकिन अभी आशुतोष ने एक बात कही, वो बहुत सही कही, और आप भी बार बार आर्थिक सवाल उठा रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी या ये प्रो मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी, इस इकोनॉमिक पॉलिसी को मनमोहन सिंह ने खड़ा किया, उसमें धर्म मिला करके नरेंद्र मोदी आ गए। लेकिन कोई भी अगर उस इकोनॉमिक पॉलिसी का विरोध नहीं करता है तो देश का गरीब आपके साथ क्यों खड़ा होगा? क्योंकि वो तो इसी अर्थव्यवस्था का शिकार है। डेली 300 लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हम इस देश की नागरिकता छोड़ना चाहते हैं, दूसरे देश में जाना चाहते हैं। और कितने लोग बाहर चले गए हैं, आपके पास आंकड़े होंगे। मेरा ख्याल है लोग कहते हैं कि 16,000 से ज़्यादा लोगों ने नागरिकता छोड़ दी, हिंदुस्तान की विदेश की नागरिकता ले ली। तो सवाल ये है कि चाहे कोई भी समय हो, आर्थिक नीतियों के इर्द गिर्द ही राजनीति चलती है। और आपने उस आर्थिक नीतियों के ऊपर अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया कि इस देश के 80% लोगों को कौन सी अर्थव्यवस्था या कौन सी प्रो पीपुल इकोनॉमिक पॉलिसी उनको अपने तरफ खींचेगी या प्रो मार्केट इकोनॉमी खींचेगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप सारी दुनिया के साथ हाथ मिला के चलें तो आप ये हिंदुस्तान की, श्रीलंका की हालत देख चुके हैं, और बहुत सारे देशों की वही हालत है इस प्रो मार्केट इकोनॉमी से। तो हिंदुस्तान में अगर बदलाव चाहिए तो अर्थनीति के बारे में सोचना पड़ेगा कि इस देश के 80% को, इस देश के कॉमन मैन को, इस देश के किसान को, इस देश के नौजवानों को कौन सी अर्थव्यवस्था सूट करती है। अगर इसके ऊपर आपस में एक राय नहीं होगी तो एक स्ट्रेटजी बन नहीं सकती, फिर कोई ना कोई किसी का स्टूज बन जाएगा। जी नहीं, बड़ा सही पॉइंट आपने रखा और इसको भी हम लोग लेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से उस पर जाऊंगा विकास जी के पास। विकास जी, चूँकि विपक्ष की हम लोग बात कर रहे हैं, जो बात अभी संतोष जी ने कही कि वो स्पेस है लेकिन उसको भरने की कुव्वत होनी चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, सोच होनी चाहिए, और वो सोच इतनी कन्विंसिंग हो कि आपके जो अड़ोसी पड़ोसी दोस्त यार हैं वो उसको मान लें और आपको स्वीकार कर लें। तो वही सवाल मेरा आपसे भी है कि कांग्रेस की समस्या क्या है, या फिर वो स्वयं एक समस्या बन गए हैं, उनको जगह छोड़ देनी चाहिए किसी दूसरे के लिए? देखिए, कांग्रेस की समस्या तो काफी है। जैसे पहले भी आपके शो पे मैं कह चुका हूँ, स्ट्रक्चर पूरा हाई कमांड का है कांग्रेस का। लेकिन सच्चाई ये है कि वो हाई कमांड जिस चीज पे बेस्ड थी, उसका बेसिस था कि नेहरू गांधी परिवार एक समय पर इनके लिए वोट ला सकता था। वो वोट कैचिंग परिवार था। इंदिरा जी के टाइम पे, नेहरू जी के टाइम पे, राजीव गांधी के टाइम पे। अब वो चीज जो है वो खत्म हो चुकी है और उसका हमारे पास तमाम उसके उदाहरण हैं। मतलब उसमें कोई डाउट नहीं। इवन अमेठी की जो हार है राहुल गांधी की, वो भी उसका उदाहरण है। लेकिन वो हैबिट जो है हाई कमांड स्ट्रक्चर की, वो अभी भी बरकरार है। तो एक अजीब सी चीज हो गई है कि कांग्रेस जिस परिवार पे या जिन लोगों पर पूरी तरह निर्भर है कि ये हमें आके बचाएं, वो परिवार जो है उसका अब पब्लिक पे वो इन्फ्लुएंस नहीं रह गया है, बल्कि इन्फ्लुएंस ही नहीं रह गया है। कई जगह तो आप देखेंगे कि तमाम सोशल मीडिया पे और इन तमाम जगहों पे आप देखेंगे कि वो परिवार अब लायबिलिटी भी बन गया है। उनके अगेंस्ट कैंपेन भी बहुत हुई है सोशल मीडिया पे, तमाम चीजें हैं, लेकिन वो अब इलेक्टोरल एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है। तो पहली चीज तो कांग्रेस यही नहीं समझ पा रही है कि कौन सी चीज हमें प्रोपेल करती है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि कल्चर एक कांग्रेस में बन चुका है, सत्ता वाला कल्चर। अब सत्ता नहीं भी आएगी तो उनको पार्टी में उनके लीडर्स को जगह चाहिए कि हमें कुछ पार्टी के अंदर प्रोमिनेंस मिल जाए। उनको समझ में आता है कि पार्टी के अंदर प्रोमिनेंस तभी मिलेगा जब आप राहुल जी जो बोल रहे हैं या सोनिया जी जो बोल रही हैं या प्रियंका जी जो बोल रही हैं उसी का समर्थन करें। कभी भी आप ऐसा कोई पक्ष रखेंगे नहीं जिसमें आप बताएं कि यहाँ गलतियां हो रही हैं। तो वो आप साफ देखिए ना कि सोनिया जी की ईडी में समनिंग होती है तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा हो जाता है। इतने बड़े प्रोटेस्ट हमने नहीं देखे किसी ऐसे इशू पर खड़े हुए जहां जो जनता को इफेक्ट करते हैं। तो वो नहीं हो रहा है। तो ये जो कमी आ गई है कांग्रेस में कि एक हाई कमांड है लेकिन उस हाई कमांड की पब्लिक में कोई पैठ नहीं है, वोटर के अंदर कोई पैठ नहीं है।
तो ऐसे में तो ये बड़ी अजीब सी चीज है ना, ये तो वैसी चीज हो गई कि आप मतलब जिसे कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी से ओपनिंग बॉलिंग करवाएंगे, तो ऑब्वियसली उनकी स्ट्रेंथ पे आप नहीं खेल रहे हैं, ना आप सही आदमी उस जगह पे लाना चाह रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये कल्चर जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस के आड़े आ रहा है। अभी की स्थिति में वो हाई कमांड कल्चर नहीं चलेगा, लेकिन कांग्रेस इसको छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि कांग्रेस वाले लोग और कांग्रेस को जानने वाले यहाँ तक बोलते हैं कि अगर हाई कमांड नहीं हो तो कांग्रेस बिखर जाएगी। अब ये भी एक अजीब मजबूरी है, ऐसी मजबूरी कि चाहे हम हार जाएं, लेकिन अगर हाई कमांड के बियॉन्ड हम सोचते हैं, अगर हम कोई और नेता आगे लाने की कोशिश करते हैं तो हम हार जाएंगे। तो बड़ी अजीब सी मजबूरी है ये। वैसी मजबूरी है कि चेन स्मोकर बोल रहा है कि अगर सिगरेट पीऊंगा तो कैंसर हो जाएगा, नहीं पीऊंगा तो सुसाइड कर दूंगा। तो ये जो है ना, ये बहुत ही घातक सिचुएशन है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो उभर सकती है। बड़े हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो कहते हैं राजनीति का आवश्यक बुराई है, उसी तरीके से मतलब ये परिवार कई बार लगता है सच कि इससे आप अलग नहीं हट सकते, वरना पता नहीं पार्टी कितने टुकड़े हो जाए इसके, और है तो भी कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। सर मेरा एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उस जंक्चर पे हम पहुंच गए जहां से अब हम थोड़ा सा 24 का भी अंदाज़ा लेना शुरू करेंगे। हालांकि इन चुनावों से कोई ऐसा निष्कर्ष या कोई ऐसा रूट या कोई ऐसा प्लान आप नहीं रख सकते, लेकिन चूँकि हम लोग अर्थशास्त्र के चैनल में काम करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आपको ग्रीन शूट्स के अंदाजे देता है, इसलिए इसको अब रेफरेंस बना के बातचीत करेंगे। बहुत ही छोटा सा एक ब्रेक। The Meridian, where contrasts come together and sophistication runs wild. Presenting a Jeep SUV that gives you the best of both worlds. The all-new Jeep Meridian, untamed sophistication. 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा की शुरुआत से लेकर भारत के पब्लिक सेक्टर के बैंक्स के बीच अपनी जगह बनाने तक की इस यात्रा को बीओबी ने एक विजन, फाइनेंशियल प्रूडेंस, कोर वैल्यूज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की देखरेख में किया है। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा प्रेजेंट्स एनहांसिंग टेक, एनरिचिंग लाइव्स, एम्पावरिंग इंडिया, इस समय पर सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज़ अड्डा में, और आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि विपक्ष कहाँ है। हाल के चुनाव में वो सामने दिखा नहीं, कम से कम, या दिखा तो बहुत ही बिखरा हुआ दिखा। इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष जी, हम विपक्ष की बात हम लोग कर रहे थे, उस समय हमने कांग्रेस पे थोड़ी चर्चा की ठीक ब्रेक से पहले। आप इस पर अगर कोई टिप्पणी करना चाहें तो इस पर रखें, नहीं तो फिर हम 24 की तरफ बढ़ें। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में पूरी तरीके से बिखरी हुई दिखाई पड़ती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ताकत जिस नेहरू गांधी परिवार को माना जाता था, आज ये मान लीजिए कि अब वो उनकी कांग्रेस पार्टी की ताकत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ताकत कांग्रेस नाम का विचार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में पूरी तरीके से बिखरी हुई दिखाई पड़ती थी, लेकिन उसी विचार को एक सशक्त नेतृत्व मिला और वो कहां से कहां पहुंच गई। अगर कोई 2009 के चुनाव के बाद कहता है क्या भारतीय जनता पार्टी 300 सीट लेके आती, तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि आप क्या बकवास करते हैं आप। तो कांग्रेस नाम के विचार को अगर सशक्त नेतृत्व मिलता है तो कांग्रेस एक बार फिर बहुत मजबूती के साथ खड़ी होगी। इसमें मुझे किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं पैदा होती। मैं एक बात जरूर कहता हूं कि कम से कम राहुल गांधी मुझे वो ताकत नहीं दिखाई पड़ती, वो ओजस्विता, वो नेतृत्व क्षमता नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन अगर जगनमोहन रेड्डी जैसा आदमी अचानक खड़ा हो जाता है और नेता बन जाता है, या ममता बनर्जी अचानक खड़ी हो जाती है और लंबा संघर्ष करती है, ज्योति बसु और सीपीएम की सरकार को उठा के फेंक सकती है। आपको राहुल में क्यों नहीं दिखती वो खूबी? देखिए, राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि राहुल गांधी को राजनीति समझ में नहीं आती है। अगर आप राजनीति में हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाके प्रोफेसर हो जाइए, वाइस चांसलर हो जाइए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर राजनीति के अंदर है तो राजनीति के दांव पेच सीखने पड़ेंगे, 24 में से 48 घंटे काम करना पड़ेगा, और लोग जो आपसे भयानक तरीके से नफरत करते हैं उनसे भी हंसकर बोलकर मिलना पड़ेगा, और ऐसे कम्युनिकेशन बनाने पड़ेंगे ताकि लोगों तक आपकी बात समझ में आए। आज देश में इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन जिस भाषा में राहुल गांधी बात करते हैं वो बात भविष्य में लगती है। हाँ यार, ये बात तो ठीक थी,
लेकिन जनता पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके पास कोई कम्युनिकेशन की भाषा ही नहीं है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं उसको समझाने की। अभी जैसे लोग राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, सारी दुनिया की नजर राष्ट्रपति के चुनाव पे लगी हुई थी, पता चला कि वो हिंदुस्तान में ही नहीं है। और फिर उसके बाद जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन आप लौट के आते हैं। तो ये चीज समझ में नहीं आएगी किसी को। इसलिए जो कनेक्ट है ना, बेसिक चीज क्या है, उनका जनता से कोई कनेक्ट है नहीं। और चूंकि जनता से कनेक्ट नहीं, इसलिए जाहिर सी बात है वो नेता किसी काम का होता नहीं है। नहीं, ये बात आपने सही कही। देखिए, उनका निजी मसला, इस पे मैं नहीं होता हूं कोई भी टिप्पणी करने वाला, लेकिन चिंता राहुल गांधी के प्रति कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल आई एग्री सर। मैं आपको नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं कि मुझे भी कमेंट करने का हक नहीं, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि उनको अंदर वो चिंता नहीं दिखती कि चुनाव के समय आप चले गए, अक्सर खबरें आती रहती कि वो फिर विदेश चले गए, घूम रहे हैं, वैसा माहौल देश में कभी नहीं दिखता, या उनके चेहरे पे वो चिंता नहीं दिखती। महाराष्ट्र में पूरी सरकार बदल गई, एक बार भी उन्होंने कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई चिंता जाहिर की हो, या महाराष्ट्र में आके अपने नेताओं से बात की हो। इसलिए कई बार लगता है कि ये एक विशेष तरीके की कार्य पद्धति है। विकास जी, इससे पहले कि मैं संतोष जी की तरफ जाऊं, 24 को समझने की कोशिश करूं, ये जो आपने एक शब्द बोला था कांग्रेस कल्चर, ये क्या है, मेरे को समझाइए जरा। ये देखिए, कांग्रेस कल्चर ये बना, अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं, वह एक जमाने में पार्टी प्लेटफॉर्म हुआ करती थी, बहुत इसमें आइडियोलॉजिकल भी विविधता थी। उसके बाद फिर नेहरू जी के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टी बनी, लेकिन उसके अंदर भी ऐसा नहीं है कि नेहरू जी चाहे प्रधानमंत्री थे, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, लेकिन नेहरू जी से न सहमत होने वाले भी लोग थे। केंद्र में भी रहते थे, राज्यों में भी रहते थे, मुख्यमंत्री भी रहते थे। ऐसी भी चीज होती थी कि भाई जो है प्रधानमंत्री किसी चीज में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन किसी राज्य ने वो कर दिया। जैसे काउ स्लॉटर को अबॉलिश करने के लिए तमाम बिल्स आए, बहुत सारे उसमें उत्तर भारतीय राज्यों में नेहरू जी जब जीवित थे तभी आए। इंदिरा जी के टाइम पे वो चेंज हुआ 1969 के स्प्लिट के बाद। 1969 के स्प्लिट से पहले कांग्रेस के अंदर वो विविधता बिल्कुल थी। इंदिरा गांधी ने वो जब स्प्लिट किया और ज्यादातर लोग इंदिरा गांधी के साथ आ गए, वहां से हाई कमांड कल्चर शुरू हुआ। और राज्य में कौन मुख्यमंत्री रहेगा, किसको नए को बना देना है, पुराने को हटा देना है। फिर संजय गांधी ने भी वही तरीका शुरू किया। तो वो जो कल्चर है आदत बन गई है। लेकिन इंदिरा गांधी का इलेक्टोरल जो रिलेवेंस था या इलेक्टोरल जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज्यादा थी। तो उस तरह के सेंट्रलाइजेशन के लिए आपके पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि इमरजेंसी के बाद अगर आप रायबरेली हार जाते हैं तो आप अगले साल चिकमंगलुरु जाके जीत जाते हैं। तो वो जो चीज थी वो अभी नहीं है। इंदिरा जी तो बताओ 350 सीट, उनके असैसिनेशन के बाद 400 सीट पार हो गई थी। तो वो जो कल्चर है वो कल्चर आदत में तब्दील हो गया है। और जब तमाम एविडेंस आ रहा है कांग्रेस के तमाम नेताओं के पास कि अब ये परिवार जो है, चाहे वो राहुल जी हो, अब प्रियंका जी भी पहले बंद पत्ता थी, अब समझ में आ गया है कि वो नरेंद्र मोदी के लिए या इवन योगी आदित्यनाथ के लिए इलेक्टोरली मैच नहीं है। और सोनिया जी जो है अब शायद उम्र भी काफी हो गई और उतना ज्यादा इंटरेस्ट उतना शायद उनका बचा भी नहीं है जितना था। तो ऐसे कंडीशन में पुराना कल्चर चल रहा है रखना, कल्चर चल रहा है, लेकिन परिस्थिति बदल गई है। तो जब तक बदली हुई परिस्थिति से कांग्रेस एडजस्ट नहीं करे, और परिस्थिति तमाम जगह कांग्रेस के अंदर बदली है कि अब नेहरू गांधी फैमिली आपको वोट नहीं दिलवा सकती, शायद किसी राज्य में नहीं दिलवा सकती। आपको कुछ रीजनल आपके लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री आपके हैं, आपको उनको सशक्त करना चाहिए था। आपने क्या किया, पंजाब में एक पूरा कॉमेडी ऑफ एरर्स क्रिएट कर दिया। पहले कैप्टन साहब को हटवाया कि ये लोकप्रिय नहीं रहे हैं, उसके बाद फिर नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनकी और ज्यादा वो बढ़ गई एम्बिशन। फिर चन्नी साहब को लाया आपने, तो उसमें चन्नी से नाराज है सिद्धू और जाखड़ भी नाराज हैं। तो जिस तरह का आपने कहते हैं रायता फैलाया वहां पे, वो कैसे हुआ समझ में नहीं आया। तो बजाय इसके कि आप अपने रीजनल लीडर्स को सशक्त करें, क्योंकि आपकी सेंट्रल लीडरशिप अभी कमजोर है, और धीरे धीरे देखें कि कोई सेंट्रल लीडर का ऑप्शन आ रहा है क्या पार्टी में। वो सोच चल नहीं रहा। सोच अभी भी यही चल रहा है कि मतलब जो नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य, उनकी लाइन से जो थोड़ा सा कट गया, उसको या तो पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी या वो साइड लाइन हो जाएगा। और जो उस लाइन से एग्री करते हैं वो आपको तमाम जगह, कहीं अगर अपने राज्य में पॉपुलर नहीं है तो उनको राज्यसभा दूसरे राज्य से भेजा जाएगा, जो अपना इलेक्शन नहीं जीत सकते उनको भेजा जाएगा अपर हाउस में। तो ये जो तरीका है, ये जो कल्चर है, ये विक्ट्री के लिए नहीं है। ये कल्चर, ये कल्चर ऐसा हो सकता है कि भाई कांग्रेस जब तक जीवित है तो किसी को जनरल सेक्रेटरी बनना हो, किसी को कुछ बनना हो कांग्रेस का, वहां तक तो ये चल सकता है। लेकिन ये कल्चर अगर आप सोचे, इस कल्चर के अंदर बिना, जब डेमोक्रेसी में अगर मासेस आपको लीडर नहीं मान रहे तो दैट इज द लास्ट वर्ड, ओवर हो गया। क्योंकि यहाँ जो परिस्थिति है उससे इलेक्शन से ही आप सत्ता में आ सकते हैं।
लेकिन आप जैसे लग रहा है कांग्रेस के अंदर एक होड़ आ गई है, जनता के अंदर एक ऐसी होड़ आ गई है कि हमें राहुल गांधी नहीं चाहिए, और कांग्रेस के अंदर एक होड़ आ गई है कि राहुल गांधी हम देखे रहेंगे। तो उसका रिजल्ट ये होने वाला है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। तो ये कल्चर जो है, ये कल्चर पूरी परिस्थिति के डिफायंस में है, रेजिस्टेंस का कल्चर, कि देश एक दिशा में सोच रहा है, कांग्रेस दूसरी दिशा में सोच रही है। जब तक कांग्रेस अपने सोचने के तरीके को रियलाइन नहीं करती देश के मूड के साथ और लीडरशिप क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करती, तो वो ये कल्चर रिस्क लेने के लिए एक बड़ा जिगर भी होना चाहिए कि वो लेटर हेड और मुहर मैं किसी और को दे दूं, अध्यक्षता वाली या महासचिव वाली, जिनके पास अधिकार हो वो कुछ कर सकें। ये भी बड़ा रिस्क है। तो शायद वो कल्चर उस रोकता होगा कि इस रिस्क को आप कैसे ले सकते हैं। संतोष जी, अब हम लोग थोड़ा सा इस पर हमने कोशिश करते हैं। एक तो पहले ये बताइएगा कि ये बात कई बार चर्चा में भी आई और मैं इसको कई लोगों से पूछता भी, आप लोग विद्वान लोग हैं, कि जो बात एक बार अभी आपने चर्चा में भी कही कि 2014 के बाद से अभी तक हैंगओवर है विपक्ष की तमाम पार्टीज के बीच में, वो उस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे, अभी तक डिनाइल मोड में बैठे हुए हैं। उनको लगता है, जैसा भी आप किसी ने कहा, कि वो प्रदेश ही उनका देश है, उसी के अंदर खुश रहते हैं, उसी के अंदर उनको सारी दुनिया नजर आती है, रादर कि उनके अंदर की वहाँ की ज़मीन भी खिसक गई है। तो ये भी है क्या? और दूसरा, क्या 24 के लिए केक वॉक है अगर यही परिस्थिति है तो? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हिंदुस्तान का जो सियासी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जनता के हाथ में कुछ है नहीं। जनता कितनी भी दुखी हो, जनता कितनी भी नाराज़ हो, वो कुछ कर नहीं सकती, वो एक वेपन तलाशती है। और अफसोस की बात ये कि वो जिसे वेपन तलाशती है वो उसको अपना करिश्मा मान लेता है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। अशोक गहलोत जीते, वो जनता के दबाव से जीते, जो चूँकि जनता वसुंधरा से नाराज़ थे, लेकिन उनको लगा कि ये मेरा करिश्मा है, उनका एक व्यवहार अलग हो गया। अखिलेश यादव को देख लीजिए, वो 5 साल घर में बैठे रहे और लोग परेशान थे, नाराज़ थे योगी शासन से। उन्होंने एक हथियार चुना, वो अखिलेश यादव थे, उनके साथ खड़े हुए। अखिलेश को लगा कि ये मेरा करिश्मा है। उन्होंने हर जगह अकेले ही घूमना महाबली की तरह शुरू कर दिया, किसी को शिरकती नहीं होने दी, किसी का कद ही नहीं बढ़ने दिया। अभी ये सारी चीज़ें उसी तरीके से अभी उन्होंने उसको अपने आजमगढ़ में दोहराया। वो पार्लियामेंट का मेंबर रहते हुए 5 दिन नहीं आजमगढ़ में गए, और इस चुनाव में तो गए ही नहीं जो भी उपचुनाव हुए। मेरा कहना है कि जो नेता हैं, उसी तरीके से बिहार में तेजस्वी को लगा कि मैं बड़ा नेता हूं तो मेरे ही कद हो। उन्होंने अपने पिता की तस्वीरें ही लालू यादव की पार्टी दफ्तर से हटा दी, और जिस तरह वो घूमे, लोगों ने उनको बीजेपी और नीतीश के खिलाफ एक हथियार माना। उनको लगा कि ये मेरा करिश्मा है। ये लोग भूल जाते हैं कि करिश्मा जनता का है, और फिर वो जनता के नुमाइंदे की तरह से सोचना बंद करके एक महाराजा की तरह सोचने लगते हैं। ये विपक्ष, हिंदुस्तान के विपक्ष का सबसे ज़्यादा अफसोसनाक पहलू है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं इस मामले में काफ़ी उनको शाबाशी दूंगा और उनकी प्रशंसा करूंगा कि वो 24 घंटे अपनी विचारधारा, अपनी चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, जो वो देश में करना चाहते हैं, जिसे हम लोग सांप्रदायिक भारत कहते हैं, बहुत सारे लोग, या कुछ और कहें, वो उस पर 24 घंटे लगे हुए हैं। और एक आदमी नहीं लगा है, खाली नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं लगे हैं, पूरी पार्टी लगी हुई। वो उनको अभी इस समय जानते हैं क्या मोदी, मैं आपको बताता हूँ, जिससे ये विपक्षी इनको जानकारी नहीं है। मोदी जी ने अपने सभी मंत्रियों को उन 140 सीटों का जिम्मा दिया है जो वो पिछले लोकसभा चुनाव में हार गए थे, कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन सीटों को जीतो। किसी के पास 2 पार्लियामेंट की सीटें हैं, किसी के पास 3 पार्लियामेंट की सीटें, किसी के पास 1 ही है। हर महीने में ये मंत्री हैं जो उन्हें चुनाव क्षेत्र अलॉट हुआ है किसी भी प्रदेश में, वहाँ जाके 3-3 रात गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, और वहाँ अपनी पार्टी के वर्कर्स को उत्साहित करते हैं। और उन्हें ये मालूम है कि अगर हम सीट नहीं जीते तो हमें अगले 24 के चुनाव में मोदी जी कह देंगे कि आपने बहुत काम कर लिया, आप रिजल्ट नहीं आया, अब आप क्यों पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, किसी दूसरे को दीजिए। इसलिए जी जान से वो मंत्री लगे हुए हैं। विपक्ष का कौन नेता अपने ही प्रदेश की, अपनी ही हारी हुई सीटों को जीतने की कोशिश कर रहा है? एक भी नहीं, मेरी जानकारी के लिहाज से एक भी नहीं। और तब आप सोचते हैं कि 2024 के चुनाव में कोई करिश्मा हो सकता है? ये राहुल गांधी सोच सकते हैं, मैं नहीं सोच सकता।
क्योंकि कुल मिलाकर के आप अगर जनता से दूर रहेंगे, और आशुतोष ने बहुत बढ़िया बात कही, आशुतोष जी ने वो ये कहा कि आपको वो भाषा नहीं आती, और आशुतोष जी भाषा के साथ एक शब्द इस्तेमाल होता है शैली का, तो भाषा तो आपके पास है ही नहीं, शैली बिल्कुल नहीं है। आप इस तरीके से बिहेव करते हैं कि जनता आपसे दूर होकर 15 मिनट के भीतर ही आपकी मीटिंग छोड़ के जाने लगती है। उसके लिए आपको जिस कला की, जिस ज्ञान की, जिस संवाद शैली की ज़रूरत है वो आपके पास नहीं है। आप उसको सीखना भी नहीं चाहते क्योंकि आप हिंदुस्तान में रहते ही नहीं हैं। तो मुझे 2024 अगर मान लीजिए लोगों ने तय ही कर लिया कि हमको मोदी जी को हटाना है, जैसे श्रीलंका में तय कर लिया, इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लेकिन श्रीलंका में अंततः क्या हुआ, राजनीतिज्ञों ने मिलकर के या पुराने लोगों ने मिलकर उसी आदमी को बैठा दिया जिसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन किया था। अब ऐसा हिंदुस्तान में हो जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर यहाँ प्रेशर बनता है तो जनता ही प्रेशर बना सकती है। लेकिन जनता का वो प्रेशर इसलिए बेकार जाएगा कि जितने भी विपक्षी नेता हैं या राहुल गांधी हैं, विकास जी ने बहुत सही कहा कि आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। और वही राहुल गांधी का है कि अगर आप लोगों को समेट नहीं सकते, लोगों से संवाद नहीं कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, और ये 2024 दूर नहीं है, इलेक्शन का समय शुरू हो गया है, आप अभी किससे संवाद करते नज़र आते हैं? अपनी पार्टी से तो नज़र ही नहीं आते। इसलिए विपक्ष, लोगों का दबाव भी यहाँ पर बेकार साबित होगा। जैसे विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के ऊपर या तेजस्वी यादव को लेकर के लोगों का दबाव था, लोगों ने पूरा साथ दिया, पर वो बेकार साबित हुआ। अब दोनों का बिहेवियर देख लीजिए, दोनों फिर अपने अपने घोंसले में कैद हैं। तो मेरा ये मानना है कि 2024 विपक्ष के लिए आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। इनके पास न इच्छा शक्ति है, न इनके पास रणनीति है, न इनके पास समझ है। ये अगर नकल ही कर लें भारतीय जनता पार्टी के 24 घंटे काम करने वाले मोड की, जो कि हमेशा 24 घंटे इलेक्शन मोड में ही रहती है और किसी भी इलेक्शन को वो छोटा इलेक्शन नहीं मानते, अगर वो इसी चीज़ को अपना ले तो भी देश में एक लड़ाई हो सकती है। पर मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि लोकतंत्र के लिए बहुत ख़राब स्थिति है कि देश में कोई विपक्ष नहीं है और सत्तारूढ़ दल अपने मन से जो भी फैसले है वो करता जा रहा है। अब विपक्ष नहीं है तो वो क्यों नहीं करेंगे? उस पर विपक्ष रोए तो विपक्ष को मजबूत करने की जिम्मेदारी कोई भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी की तो नहीं है, ये तो विपक्ष की जिम्मेदारी है। और वो नहीं समझते हैं तो नहीं समझे। 2024 उनके हाथ में आज की तारीख में तो नहीं है। जी आशुतोष जी, तो बड़ा लो हैंगिंग है, नो ब्रेनर है। आप भी 24 घंटे मेहनत करते रहते सत्य हिंदी के लिए, आपको कोई सिखाता थोड़ी है। तो ये मतलब जैसे आज संतोष जी ने कहा ना कि आप कॉपी कर लीजिए, क्यों नहीं कर पाते? मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे संतोष जी ने इनसाइट दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ तो थोड़ी थोड़ी इनसाइट मुझे मिलती रहती है। जब ये पूरा सत्ता परिवर्तन का ये पूरा सब नाटक चल रहा था, उससे कई महीनों पहले बीएमसी चुनाव के लिए बाकायदा तैयारी कर ली है भाजपा ने। छोटी छोटी कमेटियां गठित हो गई हैं, वो काम कर रहे हैं वार्ड्स में, तब जबकि भी डेट भी नहीं तय थी कि कब होगा, ओबीसी वाला आरक्षण भी नहीं लागू हुआ था, उसके बीच में से पूरा इतना हुआ। तो जो इतने लंबे समय तक प्लानिंग करते हैं, और आपको मालूम है, ऐसा नहीं कि ये सीक्रेट हो, सबको मालूम है कि वो लोग बहुत पहले से तैयारी करते हैं, तो ये सब फिर क्यों नहीं हो पाता? मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ, देखिए इतना आसान सवाल नहीं है ये, आप कठिन सवाल पूछता हूँ। क्या सोच की कमी है? आप उसके लिए अपने आप को मिसफिट पाते हैं कि आप एक अपना विजन नहीं बना पाते? मैं तो इस यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे अखिलेश यादव जी का या किसी पार्टी का, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसी प्रदेश से हूँ, एक मुझे विजन डॉक्यूमेंट बताइए कि उत्तर प्रदेश को महान बनाने के लिए क्या विजन है समाजवादी पार्टी का। एग्जाम्पल के लिए, आप उधर मत जाइएगा, बताइए। देखिए नीरज जी, इन सब चीजों का एक ही जवाब है, और वो जवाब है नेतृत्व। दिक्कत ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन में कोई पहले कमजोरी थी, कमजोरी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन यही पार्टी थी जो मनमोहन सिंह के सामने 2009 में बुरी तरीके से हार गई। लेकिन जब उसको एक नेतृत्व मिला और उस नेतृत्व ने पूरे काडर में, संगठन के अंदर जब ऊर्जा भरी, उसको लीड किया, और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मोदी जी के साथ सबसे अच्छी खास बात यह है, वो फ्रंट से लीड करते हैं, वो रिस्क लेते हैं। तो वो जब तक जब और आदमी नेता कब बनता है? नेता तभी बनता है ना जब उसके अंदर विजन भी होता है, जब उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी होती है, जब उसके अंदर कम्युनिकेशन की स्किल भी होती है, जब उसकी अपनी एक शैली भी होती है। आप उससे सहमत हो असहमत, एक अलग तरीके का सवाल। तो विपक्ष में एक
एक सर्वव्यापी नेतृत्व की कमी है। और मैं आपको मैं एक चीज और बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीतिक पार्टियों का स्वरूप सत्ता से अब बनता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में सत्ता में आने के पहले कोई बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया और जमीन पे जिसकी वजह से सत्ता में आए। आंदोलन किसी और ने किया, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और यही हालत आज सारी राजनीतिक पार्टियों का है। आप देख लीजिए, क्या अखिलेश यादव कोई आंदोलन कर रहे हैं? क्या स्टालिन ने कोई आंदोलन किया? क्या उद्धव ठाकरे ने कोई आंदोलन किया? क्या तेजस्वी यादव ने कोई आंदोलन किया? क्या कांग्रेस पार्टी कोई आंदोलन कर रही है? ये सड़क पे 8-10 लोगों को इकट्ठा करके हो कर देना, वो कोई आंदोलन वाली बात नहीं है। संतोष जी बेहतर तरीके से जानते होंगे कि जब 1975 में जब इंदिरा गांधी की निरंकुशता बढ़ गई, तब जयप्रकाश नारायण के पास गए थे। जयप्रकाश नारायण ने देश के अंदर कितना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। या 1988-89 के आसपास विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, लेकिन सबको लगा कि अगर आप कांग्रेस पार्टी को नहीं हराएगा तो देश का नुकसान होगा। तो सबने विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए एक नेता चुना और उनके इर्द गिर्द अपने आंदोलन को खड़ा किया, जनता से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद से चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी क्षेत्रीय पार्टी हो, सबको लगता है कि बाय डिफॉल्ट हम आ जाएंगे। और ये जो जड़ता सारी राजनीतिक पार्टियों में आ गई है, इस जड़ता को सिर्फ नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है, और वो भी सत्ता की मदद से। ऐसा नहीं था कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा करिश्मा किया था जिसकी वजह से गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, या प्रधानमंत्री बनने के पहले कोई बड़ा करिश्मा किया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो नेतृत्व क्षमता बीजेपी को दिखाई है, वो अद्भुत है। उसकी तुलना इंदिरा गांधी से कर सकते हैं। उससे आप सहमत हो या असहमत हो, एक अलग तरीके का सवाल है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्टिव तरीके से उनका विवेचना करते हैं, तो हम पाते हैं कि उन्होंने जो नेतृत्व क्षमता दिखाई है, जो लीडरशिप दिखाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका मैच अपोजिशन में कोई नहीं है। चूंकि नहीं है, इसलिए सब बौने बहुत ड्वार्फ दिखाई पड़ते हैं, और वो ना तो विजन दे पा रहे हैं, ना कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ना जनता का भरोसा जीत पा रहे हैं, ना ही कोई मुद्दा खड़ा कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर, लीडरशिप बड़ा मतलब महत्वपूर्ण सवाल है, और करने की जिजीविषा। मैं छोटी छोटी चीज़ें ये आपके सामने रख रहा हूँ कि देखिए, एक बड़ा जिंक्स होता था, आप लोग भी बहुत विदेश यात्रा करते थे कि लौट के आए तो अभी जेट लैग है, अभी 2-3 तो मैं आराम करूँगा। मोदी जी उतर के रैली करने चले जाते हैं। ये छोटी बात नहीं है, इससे सीखना चाहिए। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं नोएडा इसलिए नहीं आया, उन्होंने एक राष्ट्रीय चैनल के अपने साक्षात्कार में कहा क्योंकि वहाँ जाने से लोग चुनाव हार जाते हैं, इसलिए मैं नहीं गया नोएडा। अगर इस तरीके के थॉट प्रोसेस के साथ आप लीडरशिप देना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत गंभीर समस्या है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। मोदी जी की आप लाख बुराई कर लें, विश्व की कोई सरकार चुनाव जीत नहीं पाई है जीएसटी लागू करने के बाद। ये अकेली सरकार है जिसने जीत के दिखाया है। अब उससे आप सहमत हो, उसके फॉलोआउट्स क्या हैं, अच्छा है बुरा, वो एक अलग डिस्कशन बनता है। नोटबंदी लागू करने का इतना बड़ा रिस्क लेना, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। उससे डिसएग्री आप हो सकते हैं, उसके फायदे नुकसान हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो बात अभी आशुतोष जी ने कही कि वो रिस्क लेना, काम करना, ये दिखाता है कि आपके अंदर कुछ करने की जिजीविषा है, और इसके लिए आप रिस्क लेते हैं क्योंकि आप शायद कुछ करना चाहते हैं, जो कि अभी फिलहाल तो नहीं दिखती किसी के अंदर कोई ऐसा रिस्क लेता हो, मुझे दिखता भी नहीं है। तो सर, समाप्त करेंगे चर्चा को। बहुत ही बढ़िया चर्चा रही और बहुत सारा हम लोगों को ज्ञान मिला। हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसी चर्चा हम लोग भी और करेंगे, कई और मौके मिलेंगे हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सिंधी से आवाज़।